हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया। तो दोस्तों, आज हम जेसीईआरटी क्लास 8 का मिड टर्म असेसमेंट का सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 पार्ट दिया है इस चीज़ का, मिड टर्म असेसमेंट का, जिसमें पहला इंग्लिश का, फिर दूसरा पार्ट में हम हिंदी और गणित का मिक्स क्वेश्चन आंसर दिए थे, और पार्ट थर्ड में हम आपको साइंस का दिए थे। तो पार्ट 4 में आपको सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 39 से स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1498 ईस्वी में भारत आने वाला वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ए ब्रिटेन का, बी फ्रांस का, सी स्पेन का, डी पुर्तगाल का। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी, वो पुर्तगाल के रहने वाले थे वास्को डिगामा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में यूरोपीय देशों के अलावा आगमन के समय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह तो ये कौन सा था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए सूरत, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सूरत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है आपको क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को भारत का लौह पुरुष एवं भारत के विस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आयरन मैन किसे कहते हैं लौह पुरुष भारत का? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में झारखंड में पाए जाने वाला कोयला एवं बॉक्साइट किस प्रकार का संसाधन है? ए मानव निर्मित संसाधन, बी प्राकृतिक संसाधन, सी नवीकरणीय संसाधन और डी चक्रीय संसाधन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। ये हमें प्रकृति से मिला है झारखंड में कोयला और बॉक्साइट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 43 में अस्थायी बंदोबस्ती का है। अस्थायी बंदोबस्ती क्या था? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, अस्थायी बंदोबस्ती का। तो इसका आपका आंसर लिखना है, ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में 1793 में इस्तमरारी अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा निश्चित की गई कि राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रेत से एक कर जमा करनी होगी। गांव से राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी अमला किया करता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना है अपने कॉपी में, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने क्यों विरोध किया था? ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, लिखना है, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलाव से आदिवासी के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। तो ये चीज़ आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, ये आंसर, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे संसाधनों का उल्लेख लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। आपको लिखना है, मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन है जो प्राकृतिक से मिली खाद्य पदार्थ को वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, ठीक है। अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे सड़कें, ठीक है, जैसे में लिखना है आपको सड़कें, ठीक है, और रेल मार्ग, ठीक है, और तीसरा लिखना है आपको जैसे मशीनें, ठीक है, ठीक, जितनी भी सारी मशीनें हैं ये सब सारे आपको मानव निर्मित संसाधन है, इसे मानव ने बनाया है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्राकृतिक से नहीं मिली थी, प्राकृतिक ने हमें खाद्य पदार्थ दिया था। उस खाद्य पदार्थ को हम लोग वस्तु में परिवर्तित करके
उसको बनाए हैं, ठीक है। तो उसी को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले उल गुलान का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। 1895 में बिरसा ने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि इनकी वजह से आदिवासी संस्कृति, जीवन यापन के तरीके नष्ट हो गए थे, लोग भूमिहीन हो गए थे। इस शोषण से मुक्ति के लिए बिरसा मुंडा ने उल गुलान किया था, ठीक है। तो इसका आप कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की दीवानी। क्वेश्चन नंबर 47, बंगाल की दीवानी का अधिकार मिलने का ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर लिखना है। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए चुकाता था। कंपनी अपने सैनिकों के खर्चे से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का नियंत्रण मिल गया। प्लासी युद्ध के पश्चात कंपनी को ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी से कंपनी अपना खर्च चला सकती थी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, भारतीय संविधान में कौन से आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए थे। तो आपको उत्तर लिखना है। हमारे संविधान में निम्नलिखित आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं, डैश पैराग्राफ चेंज करके। संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता आदि हैं। तो इतने सारे आधार मूल्य को निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। सो गाइस ये था आज की ये वीडियो और सोशल साइंस के जितने सारे क्वेश्चन आंसर थे मैंने सारा कुछ कर दिया है। तो अब हम लोग अब जितने भी सारे मिड टर्म असेसमेंट के क्वेश्चन आंसर थे सारे सब्जेक्ट का मैंने कर दिया। 4 पार्ट में आपको ये वीडियो मिला है। अब नेक्स्ट से हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है, आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक जरूर करना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।